हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। आज कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल राइट की जो क्लास है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आर्टिकल 32 आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लिया है कल। आर्टिकल 32 जो भारत में संविधान में मूल अधिकार प्रोवाइड करे गए हैं, उन मूल अधिकारों को कैसे सुरक्षित करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32। देखिए, आर्टिकल 32 क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल 32 मिला हुआ है किसको? नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को हमने इस बहुत सारी बातें की कि कैसे आर्टिकल 14 से स्टार्ट किया कि कैसे कैसे कौन कौन से मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हैं, नागरिक को प्राप्त हैं, राज्य उसमें किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, सारी चीजों की हमने बातें की। आज हम बात बेसिकली कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 22 के थ्रू। तो यही बात कर रहे हैं कि आज ये सुरक्षा देगा कि देखिए, आपको इतने सारे अधिकार, आपके सर्वांगीण विकास के लिए इतने सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। कह रहा है मूल अधिकारों की किसी नागरिकों को प्राप्त है के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु, उन्हें लागू करने के हेतु संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि आर्टिकल में ही ये मेंशन किया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसका उपचार किया जाएगा। और कौन है इसका डॉक्टर है इसका सुप्रीम कोर्ट। आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। देखिए, आधारभूत ढांचा इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। आधार भारत के संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें क्या क्या शामिल है। तो उसमें संवैधानिक उपचार का जो अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त होता है वो भी इसमें शामिल है, संविधान के मूल ढांचे का ही भाग है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार हनन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है या उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, तो ये कहा जाएगा कि ये तो संविधान जो बेसिकली चाहता है कि उसके मूल अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उसका नहीं हो रहा है, आधारभूत ढांचे का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए ये संवैधानिक उपचार का अधिकार आधारभूत ढांचा है हमारे भारत के संविधान का। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक है। अगर हनन हो रहा है तो इसलिए आप जा सकते हैं सीधे। देखिए, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का कोट हम इसमें पढ़ेंगे। अभी तक हमने किसी का कोट पढ़ा नहीं था बेसिकली, लेकिन आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि अंबेडकर भी ये कहते हैं आर्टिकल 32 के बारे में कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। देखिए, अगर आपके पास आर्टिकल 32 नहीं है तो पूरा जो संविधान है, जब किसी व्यक्ति को वो कोई सुविधा नहीं दे पा रहा है, केवल सुविधाओं की बात कर रहा है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, देगा कहाँ पर? अगर हनन हो रहा है तो आप जाएंगे सीधे। इसलिए अर्थविहीन हो जाता है भारत का संविधान अगर वो उसको उसके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है हमारे एफआर्स को, इसलिए इसको आत्मा और हृदय बोला है अंबेडकर ने, इसका सोल एंड हार्ट बोला है। आर्टिकल 32 के 4 प्रावधान हैं। 4 प्रावधान कौन कौन से हैं? देखिए, मूल अधिकारों को लागू करवाने हेतु उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। पहली बात, 4 प्रावधान देखेंगे, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उनको लागू कराने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? अगर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्तियां होती हैं। और ये रिट क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम आगे। रिट शक्तियां होती है, कानूनन उसके पास अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर आपके फर्ज का हनन हो रहा है तो वो रिट का प्रयोग करके उसको लागू करा सकता है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को आदेश संसद किसी अन्य न्यायालय को क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है। कौन दे सकती है यहाँ? संसद। आर्टिकल 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी हम संसद की बात करें, इसलिए फोकस किया कि याद करना बहुत जरूरी। यहीं से आपके पीटी के क्वेश्चंस गलत होते हैं। संसद किसी अन्य न्यायालय को, अन्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं, उनको आदेश निर्देश
रिट की शक्तियां सौंप सकती है। संविधान में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त यह अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। ये जो अधिकार आर्टिकल 32 में दिया है, ये केवल कब निलंबित किया जा सकता है? संविधान में वर्णित प्रावधान, जिस तरह के प्रावधान संविधान में दिए हुए हैं उस आधार पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए अभी आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब देखिए किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत सीधा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, उसके पास दो पावर्स हैं। ठीक, आर्टिकल 32 प्राथमिक क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है, लेकिन ये अनन्य भी है, प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी है। आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे क्षेत्र भी ये देखता है हमारा हाई कोर्ट। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? केवल मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात करता है। वादी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं, परंपरागत अधिकार सबको डील करता है ये। संवैधानिक अधिकारों को, कानूनी को, परंपरागत अधिकार तीनों इसके अंदर डील होते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ये केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम करता है, केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम करता है। इसमें कानूनी, संवैधानिक अधिकार और परंपरागत अधिकार तीनों आते हैं, इसलिए इसको अनन्य बोला जाता है। इसका जो दायरा है वो इसके मुकाबले ज्यादा है। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ज्यादा किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। तो आप ये पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है, ये विस्तृत रिट अधिकारिता है। इसमें ये जो 3 पॉइंट अलग से दिए हुए हैं इसलिए इसको विस्तृत माना जाता है इस पॉइंट पर। ठीक है, रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। इस प्रकार यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, प्रत्यापूर्ति करता है। ये कौन है? डिफेंडर है और गारंटर है। इसका संकीर्ण क्षेत्र अधिकार होता है, केवल राज्य की सीमा तक ही कर सकता है, विद इन जो उसकी बाउंड्री है उस स्टेट की वहीं कर सकता है। रिट जारी करने से ये मना भी कर सकता है। ये देखिए, ये मना कर सकता है, ये मना नहीं करेगा। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। यही देखिए, ये जो हमने बेसिकली अंदर पढ़ा है ना, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछेगा वो बेसिकली यहीं से ऑप्शंस बनाएगा और यहीं पे आप कंफ्यूज करेंगे किसमें क्या है। तो अंतर करके जो आप देखिए, पढ़ने का तो पॉलिटी का यही तरीका होता है। वैसे अभी हम जब आगे पढ़ेंगे संघ और राज्य, कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को कंपेयर करके पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रपति को राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी कंपेयर करके ही पढ़ा जाता है। तो ये तरीका होता है पॉलिटी को पढ़ने का। अब रिट के बारे में पढ़ते हैं कि रिट क्या है। ठीक है, रिट के प्रकार और उसके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। रिट के प्रकार और उसके क्षेत्र क्या होते हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? देखिए, रिट उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 तरह के रिट पढ़ेंगे हम। हैबेस कार्पस, परमादेश पढ़ेंगे, इसके बाद प्रतिषेध पढ़ेंगे, उत्प्रेषण और अधिकार प्रश्न। इन 5 तरह के रिट हैं जिसे हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। ये जो रिट हैं ये अंग्रेजी कानून से ली गई हैं। रिट अंग्रेजी कानून से ली गई हैं। ठीक है, उसको याद रखना है। इन्हें विशेषाधिकार रिट भी कहा जाता है और इसका एक और नाम है, उसको बोला जाता है न्याय का झरना। रिट को न्याय का झरना भी बोला जाता है, विशेषाधिकार रिट भी बोला जाता है। ठीक है, अर्थ अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे। हैबेस कार्पस क्या है? इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी बंदे को, किसी पर्सन को, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना होता है बंदी का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसमें क्या आता है कि न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है। कौन करेगा? न्यायालय। न्यायालय अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिस अधिकारी ने, उस अधिकारी को ये क्या करेगा? आदेश जारी करेगा न्यायालय। वो कहेगा कि देखिए, वह बंदी को न्यायालय के सामने उपस्थिति दर्ज कराए। जो व्यक्ति आपने बंद किया है, उसको बंदी बनाया है, उसको न्यायालय के समक्ष बंद कराए। ये न्यायालय इसलिए ऐसा कर रही होती है ताकि ऐसा ना हो जाए कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से किसी ने अरेस्ट कर लिया हो। तो इसकी सुरक्षा के लिए, ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? ऐसे मूल अधिकार प्रोवाइड कराता है। गैर कानूनी बंदी
ऐसा कोई बंदी गैर कानूनी रूप से उसको बंदी बनाया हो, हिरासत में ले लिया हो किसी व्यक्ति को, लिए जाने के खिलाफ किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हथियार है ताकि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से ना तो बंदी बनाया गया हो ना ही हिरासत में लिया गया हो। इसके अलावा जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। आप जबरदस्ती किसी को पकड़ के अपनी हिरासत में नहीं रख सकते, लॉकर में नहीं रख सकते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण व व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ, इसमें व्यक्ति भी है, भारत का नागरिक, कोई विदेशी है वो भी है, इसके अलावा सार्वजनिक प्राधिकरण कोई है उसके खिलाफ भी आप उसको भी अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी चीज की जब्ती नहीं कर सकते। तब जारी नहीं की जा सकती जब हिरासत कानून संबंध। तो देखिए हमने पढ़ा था इसके बारे में, इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि हिरासत कानून में आशंका के आधार पे हम किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, तब वहां पे ये चीज लागू नहीं होती है। अगर आपने न्यायालय की अवमानना की है तब ये लागू नहीं होगा कि आपको छुड़वाने की कोशिश की जाए या ये अधिकार आपको मिले। न्यायालय के द्वारा हिरासत में रखता है या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, तब न्यायालय इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकता कि व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक, तो ये हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा पढ़ते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब है आदेश देना। हम आदेश देते हैं और आदेश देने की हिमाकत भारत के अंदर कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सो हम आदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं कि गतिविधि जो है को निर्देशित करता है, जो गतिविधि आप कर रहे हो उसको लेके किसी तरह का कोई आदेश आपके पास आ सकता है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारी को कोई भी सरकार का अधिकारी हो सकता है कि वह उस कार्य को करे जो उस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए किसी सार्वजनिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए आपको जो काम दिए गए हैं आप वो काम करिए, आपके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो काम आते हैं आप उस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, आप उस काम को करिए, ठीक है, या फिर उस काम को मत करिए जो आपके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। किसी भी सार्वजनिक निकाय, कोई भी सार्वजनिक बॉडी हो सकती है, कोई निगम हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालय हो सकता है, कोई प्राधिकरण हो सकता है, सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। इन सब के खिलाफ आ सकता है ये, इन सब को ये आदेश आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप अपने आपको जो काम दिया गया है आप वो काम करिए, या फिर आपके क्षेत्र अधिकार के बाहर का जो काम है आप उसमें क्यों जा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र का काम करिए। ठीक है, इसे जारी नहीं की जा सकती। कोई निजी व्यक्ति है, इसमें प्राइवेट व्यक्ति नहीं आ सकता। कोई निकाय के खिलाफ, निजी व्यक्ति या कोई निजी निकाय है उसके खिलाफ, कोई गैर संवैधानिक विभाग है जब कर्तव्य विवेकाधीन हो या संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए विरुद्ध हो और राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हो, इन सब के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता। याद कर लीजिए, यहाँ पे यहीं से पॉइंट फंसने वाला है कि किस किस के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। तो ये अपवाद, देखिए ये तो अपवाद रहने हैं, राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हो, मैक्सिमम अपवाद ही मिलेंगे आपको। ये उच्च न्यायालय का हुआ न्यायाधीश, ये सब अपवादों में आपको मिलेंगे। थर्ड है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध मीन्स होता है रोकना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट अपने जो हाई कोर्ट है उनको, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को रोक सकता है। न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, और के खिलाफ ही जारी किया सकता है। एक से प्रतिषेध में क्या है कि रोकता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को रोका जाता है। उच्च न्यायालय क्या कहता है, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ऐसे कह लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो उस केस की जब कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं गलत है, जो भी वो अपना निर्देश देता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए, जो उच्च न्यायिक कार्य हैं उसके लिए रोकने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। और किसको जारी नहीं किया जा सकता, तो कोई प्रशासनिक प्राधिकरण है उसके लिए नहीं रोक सकता है। केवल ये क्या है,
अधीनस्थ न्यायालय के लिए आता है। वो किसके लिए नहीं आता? प्रशासनिक कार्य सरकार के काम के लिए नहीं आ रहा है। कोई विधायी निकाय है उसको नहीं रोक सकता, निजी व्यक्ति को नहीं रोक सकता, निकायों के लिए नहीं रोक सकता, तो इसके लिए नहीं है। केवल किसके लिए है? उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं। इसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। या तो प्रमाणित होगा या सूचना दी जाएगी। कैसे? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, जो उच्चतम न्यायालय है वो निचले न्यायालय को क्या करेगा? वो क्या करेगा कि अधीनस्थ न्यायालय को अधिकरण या उसके अधिकरण जो होंगे उनको, या लंबित मामलों के स्थानांतरण से सीधा या पत्र जारी कर सकता है। कोई मामला है, उस मामले के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग या तो स्थानांतरण करा सकता है सीधे, या कोई पत्र जारी कर सकता है उस काम को कराने के लिए। निवारक और सहायक दोनों ही हो सकते हैं इसमें। और खिलाफ किसके जारी किया जा सकता है? कोई न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक कोई प्राधिकरण है, उसके खिलाफ किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जब यह व्यक्ति के अधिकारों का प्रभाव डालता है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी के फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव डालता है तो वहां भी इसको जारी किया जा सकता है। और किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता? तो विधायी निकाय कोई है, निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ नहीं। कोई निजी व्यक्ति या निजी इकाई है उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। और लास्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें भी क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो उसके जो अधीनस्थ न्यायालय है, या कोई सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को, उसके अभी किस केस में होगा? जब कार्यवाही कंप्लीट हो जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक मामला गया, वो मामला कैसा था कि हाई कोर्ट ने किसी मामले में अपना निर्णय सुनाया, तब उसको कहते हैं, उसको चुनौती, हाई कोर्ट के निर्णय को दी गई चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है? वो यही होता है अधिकार परीक्षा। निर्णय लेने के बाद की होता है, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है, कार्यवाही कंप्लीट हो गई होती है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट या जो आपकी उच्च न्यायालय है उसमें जा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? अब इसमें यही अंतर है। आप देखिए, कार्यवाही के बाद है, उसमें था कार्यवाही के दौरान, दौरान था। न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी कर सकता है। व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोक सकता है। सार्वजनिक कार्यालयों में मामले में जब संवैधानिक हो तब ये काम हो सकता है। और जारी किसके लिए नहीं होगा? किसके लिए नहीं होगा ये देख लेते हैं। नहीं होगा तो मंत्री स्तरीय कार्यालय, निजी कार्यालय के लिए नहीं होगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बेसिकली पूछेगा तो किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, जरूरी नहीं कि पीड़ित द्वारा ही की जाए। ये ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि जैसे हाई कोर्ट में किसी के मामले पे कोई निर्णय आया है और वो पीड़ित जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वो ही उस निर्णय को चुनौती दे, कोई दूसरा थर्ड पर्सन भी इसको दे सकता है। जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, थर्ड पर्सन भी उसकी आवाज को उठा सकता है, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। तो ये हुआ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमने यहाँ पढ़ा। 33 को हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। सो जुड़े रहिए, कोजेंट आईएएस के साथ रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।